भाई आपकी सारी फिल्में धड़ाधड़ हिट जा रही हैं, हर फिल्म में आप होते हो, आपकी डिमांड ज्यादा है कि बंगलों का लोन ज्यादा है आपका? बहुत अच्छे। मैं रोज अपनी बालकनी में आता हूँ इन दिनों जी, और अर्चना मैम का बंगलो दिखता है मुझे। मड में शिफ्ट मेरे हुए हैं। पड़ोसी बन गए आप। हाँ, हम दोनों पड़ोसी हो गए हैं। नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। नहीं, EMI तो कम ही है क्योंकि इतना कमा के चुका दिया पहले ही। डिमांड बहुत है, लोग प्यार करते हैं। है, क्या बात है चाहते हैं। सर, बड़ा दिल खुश होता है सर। क्या बात। और मैंने हमारी पंकज को पूछा है, आपको तो मेरा बंगला दिख जाता है, मुझे पता नहीं आपकी बालकनी कौन सी है। मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैं दूरबीन खरीद के आपको मैं ऐसे देखने वाली हूँ, बिकॉज़ आई एम अ ह्यूज फैन, ह्यूज फैन। कल सीधा जाना, अगर जब भी आपको जाना, दूरबीन वूरबीन से मत देखना। देसी आदमी है, कपड़े तो यहाँ पहन के आते हैं। भाई आप फिल्मों में जब किरदार करते हो बड़े मजेदार होते हैं और इतने भोले दिखते हो आप सच्ची में भोले हो भाई के गुन्ने हो आप? मैं सच में भोला ही हूँ। मतलब मैं जब आप दोनों बात शुरुआत में कर रहे थे तो विंग्स में बैठे मैं डर रहा था कि मैं जाके बोलूंगा कि मेरी धड़कन 72 नहीं 84 So थी। sweet। क्योंकि हमें आदत नहीं है। आप कितने कमाल की बातें करते हैं, हमें लगता है क्या बोलें। आप ये जो बोलते हैं यही बड़ा प्यारा लगता है सब। अरे इसी का ही तो मजा आ रहा है। बहुत अच्छा। मनोज सर और पंकज भाई बिहार से हैं, आप यूपी से हैं, कुमार भाई, अर्चना जी भी यूपी से हैं। अच्छा, कोई दौर होता था यहाँ पे पंजाब का बोलबाला होता था। आज बिहार यूपी जिसको चाह दिया ना, हाँ, वो केंद्र में सरकार बन जाती है। ये वही है जो अभी कह रहे थे मैं भोला हूँ। कटाक्ष आता है इनका, एक आता है, कहाँ के आता है। तो मेरा सवाल ये था सर, आप बिहार से हैं, आप बिहार से हैं, आप यूपी से हैं, आपकी दोस्ती कैसे हुई? देखो बिहार और यूपी जो है ना वो हरकतों में साड़ू हैं। कैसे मतलब? साड़ू समझते हो ना? हाँ हाँ। नहीं, कई जगह अर्चना जी साड़ू समझते नहीं है। मैं एक बार IIT में गया तो वहाँ बिल्कुल एक बॉम्बे स्टाइल की लड़की थी, तो मैंने साड़ू बोला तो लोग हंसे। तो उसने मुझसे पूछा, सर व्हाट इज साड़ू? देयर वाज अ ह्यूज लाफ्टर। तो मैंने उसको कहा कि एक ही दुकान से लुटे हुए 2 ग्राहक, तो साड़ू कहलाते हैं। पर नहीं, हम लोग साड़ू हैं। पर देखो वैसे सच बात यह है कि मनोज भाई से मेरी दोस्ती हुई पोइट्री की वजह से। अच्छा जी। दिनकर जितना इनको याद है। और अभी मैं एक बात कन्फेस करना चाहता हूँ आज कि LGBT राइट्स पर मेरे विचार एक टिपिकल हिंदुस्तानी जैसे थे। यानी कि मैं स्वीकृत होना चाहता था, मैं सहमत होना चाहता था, लेकिन मेरी पुरानी मान्यताएं, कस्बे गांव में हुई बातें, मजाक, वो सब आगे आती थी। लेकिन आज मनोज भाई मैं ये कन्फेस कर रहा हूँ कपिल के शो में कि जब आपकी अलीगढ़ मैंने पहली बार देखी, वाह, उस दिन से मैंने रेस्पेक्ट करना शुरू किया कि हर आदमी का अपना राइट है। और इनसे दोस्ती हुई मसान के दौरान। हमारी इनकी एक कॉमन दोस्त हैं, उन्होंने हमको कहा कि आप फिल्म देखने के लिए आइए। तो मैं फिल्म देखने के लिए गया था और ये सोच के गया था कि कोने की सीट से बैठ के निकल जाऊंगा। अच्छा जी। तो प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि आप बैठिए, पास बैठिए। बट वो फिल्म शुरू हुई और मैं यूं बैठा रह गया और पीछे गया ही नहीं। बड़ी और कमाल उसमें की जब फिल्म। जब ये आए, वो अष्टभुजा देवी से बातचीत करी, वाह। वो इतना कमाल था, मुझे लगा ये आदमी तो अपना है, ये आदमी तो बिल्कुल। अपने घर के आसपास का है। तो दोस्ती हो गई। मैं अब हम चूंकि इन्होंने हमारी बहुत तारीफ कर दी है और किताब का भी विमोचन इनका है, तो मुझे और पंकज को ये मौका मिलना चाहिए कि हम कुछ दो बातें इनके बारे में करें। जी जी प्लीज सर। क्योंकि ये जब आए हैं तो मौका हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हमें बीच बीच में ना रास्ता देखना पड़ता है। यहाँ बहुत चलो। देखिए भैया, ऐसा है ना कि एक आदमी जो पहले कवि हो, हाँ। फिर वो नेता बन जाए, समझ रहे हैं? डेडली तो कॉम्बिनेशन। कितना खतरनाक संयोग है। ये तुम तारीफ कर रहे हो कि निंदा कर रहे हो? ये वो आदमी जो कह रहा था मुझे बोलना नहीं आता है। लेकिन कुमार के बारे में एक बात मैं बताऊं कि जब हम लोग 30 के आसपास हो रहे थे, उस समय में हमारी पूरी की पूरी कोशिश ये थी कि हमारी अंग्रेजी अच्छी हो जाए। अच्छा जी। मैं अंग्रेजी को भाषा नहीं मानता, खास करके इस हिंदुस्तान में, क्योंकि इसको भाषा के तौर पे कभी लिया ही नहीं गया। इसको एक स्किल के तौर पे लिया गया कि अगर ये आपको नहीं आता है तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो उस दौरान में एक युवा कवि आता है
और पूरी की पूरी जो साहित्य है उसको पलट के रख देता है, उसको जनमानस तक लेके जाता है। वाह। और वो है कुमार विश्वास। क्या बात है। और ये काम अपने समय में दिनकर साहब ने किया था, जब उन्होंने जो क्लिष्ट हिंदी थी उसको उन्होंने बोलने चालने की भाषा में परिवर्तित किया और उसमें बड़ी बड़ी बातें की और गांव-गांव तक कविता को पहुंचाया था। और वही काम श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने भी किया। क्या बात है, वाह। दो लोगों ने किया था। हमारे समय में जब कपिल शर्मा अपने एक शो से बहुत बड़ा स्टार बनता है, मेरे लिए वो फक्र की बात नहीं है। मेरे लिए फक्र की बात यह है कि एक आदमी आता है और इतने बड़े मन से अपनी भाषा पे गर्व करता हुआ यहाँ खड़ा होता है और अंग्रेजी वाले लोग भी यहाँ आना चाहते हैं। क्या बात है। थैंक यू। रियली पंकज त्रिपाठी जैसा आदमी जब गांव से निकलता है, मेरे गांव के पास के ही हैं, और उसी तरीके की संस्कृति से, उसी तरीके के परिवार से मैं भी आता हूँ जिस तरह के परिवार से ये आते हैं। और आपकी बदौलत मैं अभिनेता बना हूँ। सॉरी काट रहा हूँ, मेरे आप इंस्पिरेशन है। अरे थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ऐसा हुआ मनोज सर, आज आप साथ में आए हैं, लेकिन जब भी पंकज भाई आए हमेशा उन्होंने आपका जिक्र किया है कि कैसे उनका आना हुआ। सॉरी आपकी मैं थोड़ा बात शर्मा जाता हूँ इसलिए क्योंकि एक किस्सा इसने मुझे वासेपुर के दौरान सुनाया था। तो हम लोग बिहार वाले जो है थोड़ा सा खैनी वैनी खा लेते हैं कभी कभी। हमारे यहाँ की सारी सरकारी जो बिल्डिंग है उनका निचला हिस्सा आप देखिएगा। इसका प्रमाण है। लेकिन नहीं उसमें मनोज भाई, हमारे अर्चना जी, हमारे सरकारी बिल्डिंग है उसके निचले हिस्से पे ऐसी अमूर्त कलाएं ऐसी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनी होती है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा कलाकार आके बहुत देर देखता रहता है कि ये गाय चराता हुआ चरवाहा है कि जलेबी बनाता हुआ हलवाई है। लेकिन मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि उनमें से किसी भी आदमी ने वो काम नहीं किया होगा जो हमारे गांव से आया होगा। बिल्कुल नहीं। हमारे गांव का आदमी मतलब मुंह में रख करके पूरा दिन निकाल देगा लेकिन थूकेगा नहीं। मुझे इससे एक किस्सा याद आया, सॉरी अब सुना ही दूं मैं वो किस्सा, कि हमारे यहाँ 4 भाइयों का और उनके पिताजी हैं, उनका परिवार है। अच्छा जी। तो घर में पान की परंपरा है, घर में ही पान का डब्बा होता है, रखा जाता है। तो पिताजी और चारों भाई बनारस जा रहे थे नहाने, तो घर से निकले, अरे पान बना हुआ हो। तो पान बना और चारों मुंह में डाल लिए। एक बड़े भाई चला रहे हैं, पिताजी आगे बैठे हैं और बाकी 3 भाई पीछे। 4 घंटे निकल रहे हैं, कोई किसी को बोल नहीं रहा है। तो चाय पीने के लिए कहीं रुक जाओ। तो ऐसे करके आधे घंटे बाद इशारों में गाड़ी एक ढाबे पे रुकी। फिर ढाबे के पीछे गए और सब धरती के लाल हुए। खैर, लेकिन मनोज तुम्हारा वो वाक्य पूरा नहीं हुआ। तो एक बार मुझे इन्होंने वासेपुर में बताया था, सर्दी की सुबह थी, हम लोग बैठे हुए थे अपने अपने कॉस्ट्यूम में। तो इन्होंने कहा कि भैया आपको याद है आपका चप्पल गुम हो गया था। मैंने कब? तो मौर्या में आप ठहरे हुए थे, आपका चप्पल गुम हुआ था ना। हाँ यार, ये मेरा चप्पल गुम हो गया था, वहां से मुझे मिला ही नहीं चप्पल। तो वो मैं लेके चला गया था। नहीं देखिए क्या होता है, मैं इस घटना में सब करेक्ट है। मैं अपना वर्जन सुनाता हूँ। हुआ यूं कि अचानक मैं किचन में था, किचन सुपरवाइजर था उस वक्त। तो कॉल आया कि अरे मनोज जी आए हैं। और मैं थिएटर करता था तो रसोई वालों को पता था कि अरे मनोज बाजपेयी आए हैं। बोले हैं? हम तो मतलब ऐसे थे विस्मृत। तो मैं बोला यार उनके रूम से कोई भी ऑर्डर आए ना, रूम सर्विस को बोला तो मुझे बताना सीधे कि क्या चाहिए। तो खबर आई कि एक सूप चाहिए और सेब एप्पल चाहिए। तो मैं बढ़िया 50 किलो एप्पल में से आपके लिए 4 चुनवाए थे। कि थोड़ा भी उसमें कहीं दाग धब्बा कुछ नहीं हुआ। अमूमन होटल में अच्छे होते हैं बट उसमें भी मैं बेस्ट ऑप्शन निकलवा के और बढ़िया से उसका रैप वैप करा के और रूम में भेजा। और बोला कि उनको जो वेटर गया कि उनको बोलना एक लड़का है मिलना चाहता है थिएटर का, 2 मिनट में मिल लूं। कट्टू मैं गया, भैया से मिला कि प्रणाम, मैं भी थिएटर करता हूँ, पैर वैर छुआ। और ज्ञान भैया बैठे थे, ज्ञानदेव भैया भी। मैं निकल आया। अगले दिन सुबह में ये चेकआउट करके एयरपोर्ट गए, चले गए। तो आम तरह पे बड़े होटलों में आपका कोई छोटा मोटा चीज छूट गया तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में वो इत्तला की जाती है। तो इनका एक हवाई चप्पल स्लीपर छूट चुका था। तो हाउसकीपिंग वाले ने बोला अरे तुम्हारे मनोज बाजपेयी गए हैं, चप्पल छोड़ दिए यहीं पे। मैं बोला भाई उसको जमा मत करो, मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि एक लव्य की तरह
एकलव्य की तरह अगर मैं इनके खड़ाऊ में अपना पैर डाल लूंगा, हाय 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 हाय। Whoa! How great! क्या बात है पंकज, प्राउड ऑफ क्या बात है, वाह। हाँ। That is such a sweet story and there's so Wow. much emotion in it. मेरे लिए इन सब लोगों की सफलता और इन सब लोगों की बातें, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अवार्ड इससे बड़ा होगा क्या कभी। बात, क्या बात। कभी। ये जो यहाँ हुआ है यहाँ होता नहीं है, कपिल शर्मा शो में ये नहीं होता है, लेकिन मुझे मुनव्वर राना साहब का एक शेर याद आ रहा है जी प्लीज। कि खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, वाह। खुद से चल के नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। तो मनोज सर, जैसे पंकज भाई ने बताया कि आप उनके लिए इंस्पिरेशन हैं, आप किन से इंस्पायर थे जब आप पहली देखिए, बार? बचपन में तो सिवाय श्री अमिताभ बच्चन जी के तो हमें कुछ दिखता ही अरे नहीं वाह। था। क्या बात है। जी। लेकिन जब रंगमंच करने के लिए मैं दिल्ली पहुंचा, जी। तो वहीं पे बता दिया गया है कि मेरी औकात क्या है। क्योंकि शराब को शराब बोलता था और जहाज को जहाज बोलता था। तब लोगों ने कहा कि अरे यार, नसीरुद्दीन शाह की फिल्में नहीं देखी है तुमने? हम कहाँ से देखते, बेतिया शहर में नसीर साहब की फिल्में नहीं लगती थी। हाँ। उन लोगों की जो फिल्में धीरे धीरे फेस्टिवल्स वगैरह में जाके देखनी शुरू की, अभिनय की बारीकियां, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए ना ओमपुरी साहब, नसीर साहब, मेरे लिए ऐसा था कि ये लोग मिल जाएंगे तो मेरा जीवन जो है बन जाएगा, है ना। अच्छा। और आज भी नसीर साहब को मैं रात को कभी 12-1 बजे मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो अचानक से जो है उनको फ़ोन लगाता हूँ, तो उस दौरान में मैं पिया हुआ करता था, तो उस दौरान में कुछ ज़्यादा फ़ोन चले जाते थे। ये अच्छा है। तो उस समय अचानक इमोशनल होके फ़ोन करता था उनको, और सिर्फ इतना बोलता था, आई लव यू नसीर भाई। सिर्फ ये बोलने के लिए। How sweet. मुझे लगता है कि अभिनय की बारीकियां इस हिंदुस्तान को नसीर साहब और ओमपुरी जैसे लोगों ने दी। बिल्कुल। और पंकज कपूर साहब ने, रघुवीर यादव, अनु कपूर उस दौरान में। और मैं एक बात इसके साथ ही अंत करना चाहूँगा कि हमने विश्व भर का सिनेमा देखा है और अभी भी देखते हैं, शोज़ देखते हैं। मेरा अपना मानना है कि नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी से बड़ा कलाकार इस विश्व में पैदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग रॉबर्ट डिनीरो, पचिनो की बात करते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं लोग, उनको भी देख के हमने सीखा है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी साहब का देखिए, अपनी जवानी में ऐसी ऐसी फिल्में बिना पैसे की है उन लोगों ने, और 30-30 दिन में, 20-20 दिन में, 25 दिन में गरीबी और भूखमरी में जो ग्रेट काम किया है उन्होंने। कोई रॉबर्ट डिनीरो करके दिखा दे, कोई पचिनो करके दिखा। वाह वाह। जैसे मनोज सर ने कहा ना कि हम लोग हिंदी भाषा में पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश हमारे लिए हुआ ही था, एक्चुअली स्किल माना जाता है। और जैसे आपने कहा कि इंग्लिश फिल्मों का जिक्र, जब मैं भी नया नया बॉम्बे आता तो 4 लड़कियां इधर उधर इंग्लिश में बातें करें, अच्छा तब बड़ा फील होता था कि हम क्या बात करें, क्योंकि हमने तो वही 2 देखी हैं, जुरासिक पार्क और टाइटैनिक। वो ऐसी 4 लड़कियां कोई चैनल से, कोई यू नो व्हाट दैट पिक्चर वाज। अच्छा हिंदी में आप बड़ी भारी बात भी कर लो ना कि हमारे ये वो, इंग्लिश में कोई वैसे ही बोल जाए और ऊपर से सामने वाले को आती ना हो, बट यू नो व्हाट विल द कॉन्सिक्वेंसेस, तो आदमी वैसे कहता कि अच्छा वो लड़कियां जब बात करती थी ना चैनल से और इधर उधर दूसरे आर्टिस्ट, इवन दैट फिल्म यू नो दैट रॉबर्ट डी नीरो वाज टू गुड, और फिर हमें अपना पक्ष भी रखना पड़ता था। वो बात कहीं और ही चल रही, बीच में मैं बोलता था इवन टाइटैनिक वाज माइंड ब्लोइंग। बड़ा फंस जाता है आदमी। क्या होता है ना कि मरीज जब डॉक्टर के यहाँ जाता है ना, डॉक्टर अंग्रेजी बोले ना, हाँ। तो उसको लगता है बीमारी ठीक कर देगा ये। और ये तो ठीक कर ही देगा यार। और कोई बोल दे हाँ क्या हुआ है, बैठो इधर मुंह खोलो, हाँ। एंड यही चीज आप इंग्लिश में बोलो, कैसे बोलेंगे सर? हाँ। व्हाट हैपेंड? सिट हियर, ओपन योर माउथ। तो लगता है यार गुरु ये ठीक कर देगा कुछ। एक ही चीज है, दोनों बोलेंगे।
पढ़ा लिखा डॉक्टर है। और यहाँ पे मुंबई जैसे शहरों में आधा आधा डॉक्टर तो पेशेंट ही होता है। वो खुद ही डॉक्टर को जाके बोल देते ना, सर लास्ट नाइट आई हैड प्रॉब्लम, थ्रोट प्रॉब्लम। अच्छा ये डॉक्टर यहीं पे कामयाब है, इनको छोटे शहर ले जाओ। अगर पेशेंट ने आगे बोला डॉक्टर साहब रात से गुड़ू गुड़ू हो रहा है, अब आप बताओ माइका लाली की कौन सी एमबीबीएस बुक में लिखा है गुड़ू गुड़ू का मतलब क्या होता है? तो ये अपने देसी लोग ही समझते हैं। जहाँ हिंदी चलती वहाँ हिंदी ही चलेगी। हमारी दीदी है एक, हाँ। तो उनको दर्द होता है ना, तो ए डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोले पैरवा गन गन कर रहा है। अब वो डॉक्टर कलकत्ते में गन गन कर रहा है, तो उसको लगे गन गन क्या कर रहा हूँ, दर्द को गन गन बोलती है, बहुत गन गन कर रहा है पैर। अब समझ लो। हमारे इलाके में मेरठ के पास में आप बड़े से बड़े कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाइए। अब चौधरी साहब लोग, पैसा बहुत आ गया, काफी पैसा है। अब वो ताऊ जी के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, अब वो लेके गए। अब डॉक्टर पद्मश्री है, पद्म भूषण है। अब वो कह रहा है हाँ अंकल कैसे क्या होता है बताइए। अब चौधरी साहब ने बताया, भाई कालजे में धुम्मा सा उठे। मेरा एक कजिन जो है चक्रपाणी, वो हमारे पड़ोस में ही इसका क्लिनिक है, तो मैं अक्सर उसके पास जाता हूँ, बड़ा जॉली। तो वो लिख के देता है, एक आ गई ताई, उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, दर्द है, तो उन्होंने उसको दिया लिख के कि कोई बात नहीं ताई जी, ये मैं लिख रहा हूँ और इसे सुबह शाम रगड़ लेना। उन्होंने पर्ची उठाई और फिर बोली भाई यो जिधर से लिख रही है उधर से रगड़नी है। हमारे इलाके में जो डॉक्टर बहुत गुस्सा करे उसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा चलती है। अच्छा जी। और क्योंकि पेशेंट जो है डरा हुआ रहता है, उसको लगता है ये बहुत बढ़िया है, इसीलिए इसको गुस्सा बहुत आता है, डांट देता है। डांट देता है डॉक्टर, है ना। तो जैसे कोई यार बहुत दर्द हो रहा है, चुप हाँ। बैठो। और वो चुपचाप बैठ एक डॉक्टर थे, वो कलाकार भी थे, अच्छा। बहुत बड़े डॉक्टर थे, सच में मूर्धन्य अद्भुत डॉक्टर थे। तो वो कोई मरीज आया उनके पास, एक निकला और एक पेशेंट अंदर गया, तो हो सकता है वो 1 घंटे भी लग जाए। अंदर क्या हो रहा है बाहर कंपाउंडर को कुछ पता नहीं है। बोला रुक जाओ, वो निकलेगा तभी जाना है, ऐसे मैं झांक नहीं सकता। तो वो ना आके बैठ गया, हाँ क्या हुआ है, तो बताना शुरू किया। सितार बजाते थे वो सितार लेके और बैठो। तो आधा घंटा वो सितार बजाएंगे, वो सुन रहा है और लास्ट में बोले हाँ बोलो क्या है, तो बोला कुछ नहीं ऐसा ऐसा हुआ था। अब वो अपनी बीमारी को कम कर देता था आधे घंटे में। तो बहुत सस्ती दवाएं लिखते थे, 2 रुपए की दवाएं ले जाओ, खा लेना 10 दिन। हाँ। जाओ, जाते हुए सुनो कैसा लगा जो बजाया मैं। वो अब गांव खेड़े के लोग सितार क्या समझे, बोले अच्छा था, वेरी गुड, जाओ ठीक हो जाओगे।